हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके आगे टॉपिक्स के साथ पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ध्वनि तरंगों के साथ। ठीक है, और ये जो वीडियो है इस लेसन का जो थ्योरी है उसका लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में इसकी थ्योरी पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल के तरफ, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। तो जो तरंगे होती हैं हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कि ये सब क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती हैं ये? एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं। और यांत्रिक तरंगे की प्रॉपर्टी क्या है कि उनके संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। किस लिए? उनके संचरण के लिए। उसी प्रकार जो दो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके भी संचरण के लिए इन ठोस द्रव गैसों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए। यदि कोई माध्यम नहीं होगा तो ये संचरित नहीं होंगी। इसीलिए कहते हैं ना कि अंतरिक्ष में जो ध्वनि होती है वो संचरित नहीं होती, यानी अंतरिक्ष में हम बातें नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में आप मेरे पास ही खड़े हो और मैं आपको बोलूं तो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती है इनके संचरण के लिए क्या होना चाहिए? किसी माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए, ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन जो अंतरिक्ष होता है उसमें निर्वात होता है, यानी ये ठोस द्रव गैस ये सब नहीं होते हैं। तो इस कारण जो अंतरिक्ष होती है उसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए क्या होना चाहिए? ठोस द्रव गैस यानी किसी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। इतना क्लियर है? जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके आवृत्तियों के आधार पे, ठीक है, इनके आवृत्तियों के आधार पे इनका वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कि यानी इतनी आवृत्ति की रहेंगी तो इनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। यदि इनकी आवृत्ति इतने और इतने के बीच रहेगी तो इस श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसलिए जो ध्वनि होती हैं इनका वर्गीकृत किया गया है, और वो भी किसके आधार पे? तो इनकी आवृत्तियों के आधार पे। किनके आधार पे? आवृत्तियों के आधार पे। तो देखिए वर्गीकृत कैसे किया गया है। तो इन ध्वनि तरंगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला, वो भी किसके आधार पे? किसके आधार पे? तो आवृत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? आवृत्ति के आधार पे। ठीक है, आवृत्ति के आधार पे, आवृत्ति के आधार पे वर्गीकृत किया गया। तो देखिए पहला इन लोग को एक मतलब इतनी आवृत्ति के रेंज में आएंगी तो इनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। तो कौन सा श्रेणी है? पहला श्रव्य तरंगे। कौन सी है? श्रव्य तरंगे। देखिए श्रव्य तरंगे के लिए आवृत्ति कितना होना चाहिए? तो 20 हर्ट्ज HTJ होता है। हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक ना? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। 20,000 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। यानी जो भी ध्वनि तरंगे होंगी यानी उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच रहेंगी तो उनको रखा जाता है किस श्रेणी में? श्रव्य तरंगों की श्रेणी में। श्रव्य तरंगे मतलब क्या होती हैं? श्रव्य मतलब सुनने जा सकने वाली, यानी वे तरंगे जिनको हम लोग सुन सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंगे। और इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के क्या होती है? मध्य होती है। इतना क्लियर है? दूसरा आता है अपश्रव्य तरंगे। क्या आता है? अपश्रव्य तरंगे। क्या है? अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो ये इस प्रकार की तरंगे होती हैं जिनको हम लोग सुन नहीं सकते। अश्रव्य तरंगों को क्या कर सकते हैं हम लोग? सुन सकते हैं। इनको सुना जा सकता है, सुन सकते हैं। ठीक। और जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं ये इनको सुना नहीं जा सकता है, और जो इनकी आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। यानी वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियां 20 हर्ट्ज से कम हुई उनको किन श्रेणी में रखा गया? अपश्रव्य तरंगों की श्रेणी में रखा गया। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं इनको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन नहीं सकते हैं।
और जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं इनका जो हम लोग क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उनमें उपयोग होता है किसका, अपश्रव्य तरंगों का। किनका उपयोग होता है, अपश्रव्य तरंगों का। किसमें उपयोग होता है, तो अल्ट्रासाउंड कराने में उपयोग होता है। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, और इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। इस आवृत्ति को, इन तरंगों को सुनते हैं, यानी इस आवृत्ति के तरंगों को कुत्ते क्या करते हैं, सुन सकते हैं। यानी कुत्तों को इन आवृत्तियों के जो तरंगे होती हैं उनको सुनने की क्षमता होती है। बिल्लियों के पास भी होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कितना भी धीमे धीमे जाएंगे फिर भी कुत्ते हो या बिल्ली होती हैं उनको मालूम चल जाता है कि कोई आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है। अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति की तरंगे होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, अपश्रव्य तरंगे। और इनका उपयोग कहाँ होता है, तो क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने में। और ये जो आवृत्ति ये जो तरंगे होती हैं इनको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इनको सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए मुंह सूख गया है, प्यास लगी है, इसलिए जो आवाज़ है बहुत लटपटा जा रही है, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। फिर देखिएगा जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। और इन तरंगों को भी हम सुन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पराश्रव्य तरंगों को भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और जो इनकी आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। देखिएगा, समझिएगा, जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो उनकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और हम इन तरंगों को भी क्या कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। फिर जो अपश्रव्य तरंगे हैं इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और इन तरंगों को भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और जो श्रव्य तरंगे होती हैं इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और इनको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, यानी जो 20 हर्ट्ज से कम है उनको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगे। और जो 20,000 से अधिक है, अधिक की आवृत्ति के हैं, तो उनको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। और इन दोनों ही तरंगों को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। इन दोनों आवृत्तियों के बीच जो ध्वनि की आवृत्ति होगी उन्हीं ध्वनियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम, इन्हीं आवृत्तियों के बीच जो ध्वनि की तरंगे होंगी उन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिएगा, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनका उपयोग कहाँ होता है, तो गठिया रोग या मस्तिष्क का जो ट्यूमर रोग होता है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। यानी जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनका प्रयोग जो होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो गठिया रोग, फिर मस्तिष्क का ट्यूमर रोग। कौन सा रोग, ट्यूमर रोग का पता लगाने में। फिर कहाँ होता है, तो समुद्र के नीचे चट्टानों, मछलियों या पनडुब्बियों का पता लगाने में। कहाँ होता है, तो समुद्र के नीचे, समुद्र की गहराई नापने में भी होता है। फिर उनके जो नीचे चट्टाने हैं, पनडुब्बियां हैं या बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं उनका भी पता लगाने का किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। फिर कहाँ होता है कि जो आसमान में हवाई जहाजें उड़ती हैं तो उनकी ऊंचाई नापने में कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रही हैं उनका भी पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। सबको समझ में आया कि जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो गठिया रोग या मस्तिष्क का ट्यूमर रोग का पता लगाने में, फिर समुद्र के नीचे उसकी गहराई नापने में या उसके नीचे चट्टाने, पनडुब्बी, मछलियों का पता लगाने में। और फिर कहाँ होता है, तो आसमान में उड़ती हुई जहाजों की ऊंचाई को ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। तो पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या होता है, सबको समझ में आया। ध्वनि तरंगे, इनके जो प्रकार हैं किसके आधार पे, हर्ट्ज यानी आवृत्ति के आधार पे कितने प्रकार की होती हैं और ये क्या होती हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है, सबको क्लियर आया, सबको क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ तो इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे रिलेटेड, ध्वनि से। और ये जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो टॉपिक हैं इससे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। यदि परीक्षाएं में न पूछे जाएं तो आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, या आप किसी से ये टिपिकल सवाल, ये टिपिकल जो बिंदु हैं आप किसी से पूछ भी सकते हैं। किसी से पूछेंगे क्या, आपसे दूसरा कोई भी पूछ सकता है कि ध्वनि पढ़े हैं, तो कहेंगे हाँ, तो कहेगा कि ध्वनि से इस के बारे में बताइए। तो ये जो आगे बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्या है, पहला है कि जो ध्वनि होती है, क्या होती है, जो ध्वनि होती है वो वायु में जलवाष्प बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी पहला इसका है कि वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई, तो वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पे। कब, जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर, या इसी को बोल सकते हैं आर्द्रता बढ़ने पर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पढ़े होंगे, पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आर्द्रता बढ़ने पर, यानी वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। उसी प्रकार जब जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, यानी वायु में आर्द्रता का मान बढ़ता है, तो उस समय जो ध्वनि होती है उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उसका वेग बढ़ जाता है। इतना क्लियर है। यानी बरसात के दिनों में जो वायु है उसमें जलवाष्प उपस्थित होते हैं, उस समय जो होता है ध्वनि का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। यानी उसमें ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिक होता है। इतना क्लियर है। दूसरा देखिए क्या है, जो ध्वनि है, क्या है, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये नहीं है कि ध्वनि पे दाब डाल के और उसका वेग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ध्वनि होती है इस पे दाब का किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी इस पे दाब का किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को घटाइए बढ़ाइए, वायुमंडलीय दाब घटे बढ़े, इससे ध्वनि के वेग पे किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होगा। इतना क्लियर है। तीसरा क्या है कि जो ध्वनि होती है, तो जो ध्वनि की चाल होती है, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है कि जो ध्वनि की चाल होती है, जो ध्वनि की चाल होती है, यदि माध्यम का, जिस माध्यम में ध्वनि चलेगी, यदि उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, यानी जो ध्वनि की चाल होती है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्या होती है, बढ़ती है। जैसे ध्वनि है जिस माध्यम में संचरित हो रही है, यदि उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग बढ़ाएं तो तुरंत उसका जो ध्वनि का वेग है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि की चाल होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या होती है, बढ़ती है। इतना क्लियर है। चौथा टॉपिक देखिएगा। चौथा टॉपिक क्या है कि जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है, जिस माध्यम में वो संचरित होती है
उस माध्यम का जो घनत्व होता है, यानी जो ध्वनि की चाल होती है माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना क्लियर है? जो ध्वनि की चाल होती है जिस माध्यम में संचरित होती है उस माध्यम का घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जो ध्वनि की चाल मान लेते हैं v है वो व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटा में, और वो भी किसके? तो घनत्व यानी d के, और वो भी क्या? वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको ध्यान रखिएगा। जो ध्वनि की चाल होती है वो जिस माध्यम में संचरित होगी उस माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? उस माध्यम के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो भी किसके? वर्गमूल के, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 4 पॉइंट क्लियर हुए। ध्वनि से संबंधित 4 पॉइंट क्लियर हुए। महत्वपूर्ण है ना ये बिंदु? ये जो बिंदु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में भी इसी से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जो ध्वनि की चाल होती है, यही जो ध्वनि की चाल होती है ये बराबर होती है किसके? तो पहला तो माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के समान व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिएगा ये जो ध्वनि की चाल होती है, 5वां पॉइंट देखिएगा, जो ध्वनि की ये चाल होती है v, ये बराबर होती है ध्वनि माध्यम की प्रत्यास्थता और उसका घनत्व d के वर्गमूल के, दोनों के अनुपातों के वर्गमूल के बराबर होती है। क्या? ध्वनि की चाल। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि की चाल होती है वो तो माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती ही है, लेकिन और क्या होती है कि जो उसकी ध्वनि की चाल होती है उस माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व के अनुपात के वर्गमूल के क्या होती है? बराबर होती है। ये ई क्या है? यहाँ पे प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता है। क्या है? प्रत्यास्थता है। ठीक है, प्रत्यास्थता है, माध्यम का प्रत्यास्थता है क्या? ई, और डी क्या है? घनत्व। इतना क्लियर है? 5 पॉइंट क्लियर है। 5 पॉइंट को नोट करिएगा, फिर थोड़ा मोड़ा और है, 2-3 और है, उन पॉइंटों को भी नोट करिएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। देखिएगा 6वां पॉइंट क्या है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में 6वां पॉइंट क्या है कि जब ध्वनि क्या है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तब क्या क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि पे? ठीक है, दूसरे माध्यम में जाती है तब क्या होता है? देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल और क्या? तरंगदैर्घ्य, उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है? ये दोनों ही क्या होती हैं? बदल जाती हैं। क्या होती हैं? बदल जाती हैं। जबकि जो उनकी आवृत्ति होती है, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उस पे किसी भी प्रकार का ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे सॉरी, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। क्या है 6वां पॉइंट कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदल जाती है, यानी उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति होती है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इतना क्लियर है? देखिए अगला पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट क्या है कि जो ध्वनि है, क्या है? ध्वनि है, ठीक, जो ध्वनि है, ध्वनि की जो चाल होती है, चाल वो जो होती है गैसों में क्या होती है? कम होती है। ध्वनि की चाल जो होती है गैसों में, कहाँ लिखे भाई बढ़िया से, क्या होती है? गैसों में क्या होती है? सबसे कम होती है। गैसों में सबसे कम। ठीक है, जो ध्वनि की चाल होती है गैसों में सबसे कम, द्रव में गैसों से ज्यादा, और जो ठोस होते हैं, ठोस में द्रव तथा गैसों से
ज्यादा होता है। अर्थात जो ठोस में ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है। जो ध्वनि की चाल होती है गैसों में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम होती है, द्रव में गैसों से ज्यादा होती है, और ठोस में द्रव और गैसों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। अर्थात सबसे अधिक होती है ठोसों में ध्वनि की चाल। पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? ठोसों में। ऑप्शन दे दिया रहता है, कोई द्रव दे दिया रहेगा, गैस, कोई ठोस, तो आप लोग मारिएगा किस पे? ठोसों पे। ठीक है। जो ध्वनि की चाल होती है गैसों में सबसे कम, द्रव में उससे कम, और ठोसों में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सॉरी, द्रव में गैसों से ज्यादा होती है और ठोस में सबसे अधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है। देखिएगा, जो ध्वनि की चाल होती है, जो ध्वनि की चाल होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु में यानी गैस में कितना होता है, यानी गैसों में कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड होता है किसमें? गैसों में। वो भी कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर जो द्रव में होता है, द्रव में जो होता है ध्वनि की चाल, वो होता है आपका 1460 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 1460 मीटर पर सेकेंड। और ठोस में जो ध्वनि की चाल होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो होता है कितना? 5100 मीटर पर सेकेंड। 5100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इससे क्लियर हो रहा है ना कि जो गैसों में होती है ध्वनि की चाल सबसे कम होती है और ठोसों में सबसे अधिक होती है। कम कितना? 332 मीटर पर सेकेंड, और ठोसों में 5100 मीटर पर सेकेंड। तो गैसों में सबसे कम और ठोसों में सबसे अधिक। इतना क्लियर है। और द्रव में क्या होता है? तो ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। तो ये है हमारे ध्वनि से महत्वपूर्ण बिंदु, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इन जो बिंदु हैं ध्वनि से रिलेटेड, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और देखते हैं इस वीडियो का और इस चैप्टर का थ्योरी का अंतिम टॉपिक, वो है प्रतिध्वनि इको। क्या है? प्रतिध्वनि इको। तो इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़ के और इस लेसन की थ्योरी को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है। तो देखिएगा, इस वीडियो का और इस लेसन के थ्योरी का अंतिम टॉपिक है प्रतिध्वनि। क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? इको। ECHO। क्या बोलते हैं? इको, प्रतिध्वनि। देखिएगा, एक अच्छा उदाहरण बता के आप लोग को समझाते हैं कि प्रतिध्वनि क्या होती है। तो इस समय भी, या जब आप छोटे थे तो ये काम किए होंगे कि जैसे बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, कहीं जाते हो तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, तो ये महसूस होता होगा कि उधर से भी जो हम लोग बोल रहे हैं कुछ दूर से भी वैसी आवाजें आ रही है, यानी उधर से भी कोई बोल रहा है। या ये भी सुने होंगे कि डीजे बजता है इस साइड, या कोई गाना बजता है, या कोई चिल्लाता ही है, तो उसकी ध्वनि फिर कुछ दूर जाके सुनाई देती है हम लोग को भी। तो यही जो ध्वनि है, जैसे हम लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, और कुछ दूर से वो किसी चीज से टकरा कर अब पुनः हमें सुनाई देती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रतिध्वनि। बहुत ही मजा आता है ये सब करने में। छोटे थे तो हम लोग भी बहुत करते थे, चिल्लाते थे तो उधर से भी आता था और इसी तरह बहुत मजे लेते थे चिल्ला चिल्ला कर, फिर किसी का नाम लेकर बोल बोल कर, तो उधर से भी आवाजें आती थी। लगता था कि कोई बोल रहा है तो और चिढ़ाते थे, ये नहीं पता था कि हम लोग की आवाजें आ रही है। ठीक ना? तो बहुत मजा आता था। कुछ बोलो तो उधर से भी आता था, तो इधर से भी बोलो, बहुत ही मजा आता था। तो वही होता है क्या? प्रतिध्वनि। ज्यादातर पहाड़ों पे भी देखे होंगे, किसी मूवी पे भी, कि जाकर वहां पे चिल्लाते हैं सब। आप लोग समझते होंगे क्या चिल्लाते हैं। तो चिल्लाते हैं तो उधर से आवाजें आती हैं कई कई बार रिटर्न होके, तो वही क्या होती है? प्रतिध्वनि होती है। समझ में है प्रतिध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलकर फिर कुछ दूर किसी चीज से टकराकर और पुनः स्रोत तक आती है, ध्वनि स्रोत तक, तो उसी ध्वनि को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्वनि स्रोत है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ध्वनि स्रोत है, और यहाँ से ध्वनि निकल रही है, और यह किसी चीज से टकराकर वापस आ रही है।
तो मान लीजिए यहाँ से जो ध्वनि है और जो जिस वस्तु से टकरा के आ रही है उसके बीच की दूरी d है, ठीक है, उसके बीच की दूरी d है। तो ये जो ध्वनि है यहाँ से जाएगी, ठीक, और फिर यहाँ से टकरा कर वापस आएगी, तो इसका कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो यहाँ से गई d और फिर वापस आई d, यानी इसको टोटल जो दूरी तय करना पड़ा, ध्वनि को जो दूरी तय करना पड़ा वो कितना हो गया, 2d हो गया। इतना क्लियर है। और फिर इस जो ध्वनि है इसको इस माध्यम से यानी इस चीज इस वस्तु से टकरा कर पुनः स्रोत तक आने में जो समय लग रहा है, जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, t लग रहा है, वो कितना लग रहा है, t लग रहा है। इतना क्लियर है। यानी जो ध्वनि है उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, माना है हम लोगों ने कि ध्वनि स्रोत से और उस वस्तु से जहां से ध्वनि टकरा के वापस आ रही है उसके बीच की दूरी d है, तो ध्वनि जाएगी और फिर वापस आएगी तो उसको dd यानी 2d दूरी तय करना पड़ेगा। कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 2d दूरी तय करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि इस ध्वनि को इस स्रोत से जाकर और टकरा कर आने में जो समय लग रहा है t लग रहा है, तो जो ध्वनि की चाल होगी, तो जो ध्वनि की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय, दूरी बटा में क्या होता है, समय। तो यहां से हम लोग समय निकालें कि ध्वनि की तो चाल हम लोग को मालूम है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो कोई ध्वनि है और किसी स्रोत, जिस स्रोत से निकल रही है उससे हम लोग की दूरी पता है कि इतना दूरी से लौट के आ रही है, इतना दूरी से लौट कर उसको आना है, तो उसको आने में यानी यहाँ से मैंने बोला ध्वनि निकली और उस चीज से टकरा कर, कोई भी चीज है उसे टकरा कर पुनः मेरे तक आए तो कितना समय लगेगा, तो समय हम लोग निकालें, ठीक है, समय निकाले तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा में क्या हो जाएगा, चाल। यानी समय को किससे, t से, दूरी कितनी है, 2d है, दूरी कितनी है, 2d है, और ध्वनि की चाल क्या होती है, v। तो ये रिलेशन है हम लोग का, ये फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। प्रतिध्वनि, जो प्रतिध्वनि होती है उसका जो समय निकालेंगे वो कितना होगा, 2d/v, यानी ध्वनि स्रोत और जिस चीज से टकरा के आ रही है उसके बीच की दूरी और ध्वनि की चाल का डिवाइड करेंगे तो हम लोग की समय निकल के आ जाएगा कि जो प्रतिध्वनि है वो कितने समय में पुनः हमारे पास आएगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहाँ से दो फार्मूले बन गए आपके, t बराबर 2d/v या v बराबर निकालेंगे तो 2d/t, 2d/t, ठीक है। तो ये रहा हम लोग के लेसन का और इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, प्रतिध्वनि। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो जरूर ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे, वो आपको समय से मिलते रहें।